अच्छा, अब अहमद पनसोटा साहब, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि हमारे जिस तरीके से जजेस हजरात के हवाले से भी अब बहुत लोगों की ओपिनियन बन गई है अनफॉर्चुनेटली, और ऑब्वियसली जो हमारे सियासतदान आते हैं या आप लोगों के तज्जियों से पता चलता है कि भाई ये पैनल ये बेंच बन रहा है तो कौन किसकी तरफ है, किस पे एतराज़ उठ रहा है। सो अब लॉयर्स के हवाले से भी ना ये ओपिनियन बन गई है। सो आई एम श्योर कि आपकी एक दूसरी ओपिनियन आएगी जितना हमने अभी तक आपके तज्जिए सुने हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो बहस है वो ये है कि पार्लियामेंट की मानी जाए या अदलिया की मानी जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया, पार्लियामेंट आपकी कहती है कि देखिए कानून साजी हम कर रहे हैं, हमने एक एक्ट बनाया, अभी वो तकमील के मराहिल में था तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कर दी, हमारे जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी डोमेन से तजावुज़ कर रहा है। और फिर अगर मैं सामने रखूं आर्मी चीफ के कल के और आज के बयानात को, सो आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि वहां से भी बड़ा क्लियर मैसेज आया है कि पार्लियामेंट है सुप्रीम। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये कोई भी कहे कि पार्लियामेंट है सुप्रीम, उनके कहने से पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा सुप्रीम नहीं हो जाता। आइन सुप्रीम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क में, और वो एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सुप्रीम और कौन सुप्रीम नहीं है। उसके अंदर एक बात ये भी लिखी हुई है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने उससे अहाते से बाहर नहीं जा सकती, पार्लियामेंट का अपना रोल है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। अब मेरा सवाल ये है कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, नाउ ऑलमोस्ट अ ईयर, जहाँ हम सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं, जिसको मेरे सीनियर हारून साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, मैं उसको डायसेंट कहता हूँ। मैं ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं पसंद करता पाकिस्तान के लिए जिसके 17 के 17 जजेस एक तरह सोचते हूँ। डायसेंट है, शाह साहब का अपना व्यू है, बाकी जजेस का अपना व्यू है, बंदयाल साहब का अपना व्यू है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल कर जाता है। अब दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। अब अगर उस लेजिस्लेशन में जहां उनको ममानियत है लेजिस्लेट करने की, जिसको हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बोलते हैं, और उसमें आइटम 55 कहती है कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते, उस पर आइन कानून साजी नहीं कर सकते। अगर वो उस डोमेन में जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का इंतजार करेगी कि बिल पहले लॉ बने और फिर उसको करें? मैं समझता हूं कि ये तो क्लियर कट अब्यूज ऑफ पावर है, मेलाफिडे है, और सबसे इंपॉर्टेंट बदनियंती पर ये लॉ जो है वो उसकी सारी बेसिस है। क्या आप 1 साल की लेजिस्लेशन उठा के देख लें, और उसकी मैं बदनियंती आगे साबित करता हूं कि उसको रोका गया, इन्होंने उससे अगले दिन रिव्यू की पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश की एक और 2023 के बिल से। मकसद क्या है आपके ख्याल में? ये अपील का राइट या ये सारे राइट्स जो कि कम्प्लीटली इलीगली दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के कॉमन सिटीजन की बेनिफिट के लिए दिए जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के गिनती के पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए राइट्स क्रिएट किए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि एक आम शख्स तो भी आर्टिकल 185 के तहत जो है अपनी नॉर्मल केसेस की अपील कॉन्स्टिट्यूशनली उसके लिए अप्लाई करता है। तो ये कैसे कानून जो है एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू आप अपील का राइट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? मेरी नजर से पार्लियामेंट ने अपनी पावर एक्सीड की है। आपका क्या ये प्रिंसिपल डिफरेंस है कि 184(3) के किसी भी फैसले का क्या रिव्यू का हक नहीं होना चाहिए, या फिर आपको इसकी टाइमिंग पे एतराज है? आप भी एग्री करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए हो रहा है? मैं 100% एग्री करता हूँ जी। 1843 को रेगुलेट करें, मैं रिव्यू के इख्तियार को भी रेगुलेट करें। टाइमिंग से ज्यादा मेरा कॉम्पिटेंस से एतराज है। यानी अब आपके चैनल का मसला हो और मैं और सबात बीबी बैठ के उसका फैसला कर दें लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये चैनल अब ऐसे चलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट अ मैनेजमेंट, यू हैव गॉट अ न्यूज़ एडिटोरियल बोर्ड, वो उसका डिसीजन लेगा। सिमिलरली पार्लियामेंट के रोल्स हैं कुछ। अब अगर पार्लियामेंट सुबह फैसला कर दे कि कल से सुप्रीम कोर्ट बंद है जी कुछ 2-3 महीने के लिए, तो आपके ख्याल में पहले हम उसका इंतजार करेंगे कि उस कानून को बनने दिया जाए और फिर उसको कॉग्निसेंस ली जाए? आपकी बात हो रही थी तो बड़ी मुझे मुस्कुराहट नजर आई अहमद पनसोटा साहब को, मैं देख रही थी स्क्रीन पे, तो क्यों आप मुस्कुरा रहे थे हारून साहब की बात पे? उन्होंने कहा वाहिद जो किताब है वो कुरान पाक है जिसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। ये तो आइन है, इसमें तो ऑलरेडी कितनी तरमीम हुई हैं, हर दौर के अंदर हुई हैं। और वो कह रहे हैं कि अदालत को ये एतराज़ नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती ये कानून पास या बना नहीं सकती, एतराज़ ये है कि जी हमारी पावर्स क्यों कम करती हैं। अच्छा, मैं पहली तो बात है मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, मैं उन पर नहीं हंस रहा था, मैं तो वैसे ही तरह आफ्टर रोज़ा एंजॉय कर रहा था। बट चूंकि अब आपने मेरे से बात पे कमेंट पूछ लिया है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। मैं तो कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, लॉ क्यों पास करते हैं? मैं तो आई एम ऑल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उनके लिए बंदे पूरे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुबह करके जो दिल करता है करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी लॉ ये है कि सेलिएंट फीचर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है, आई एम ऑल फॉर इट, बट उसका जो तरीकाकार, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक तो ये बिल आर्टिकल 70 के तहत इनिशिएट ही नहीं हो सकता था। उसकी वजह यह है कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं था, और दूसरी बात यह कि इट इज नॉट ओनली द टाइमिंग,
इट इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट अंडर 191, वो नहीं कर सकती। एक्ट जरूर पास कर सकती है और मामलात में, इस इशू में 191 में उनके पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करे। वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स 1980 उसमें फुल कोर्ट बैठे, जो कि जरूर बैठना चाहिए। हम सारे वकला उसके लिए अमल पैरा और हम चाहते हैं कि बैठे, लेकिन ये नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ रहा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, तो आप अपने एडिटोरियल बोर्ड से सुबह कहें कि जी जरा सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेशन कर दे, तो ये तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, एक्सेसिंग द पावर हो जाएगा। तो ये तो हमारे वज़ीर आज़म ने और सारी पीडीएम के सरबराहों ने कह दिया है, अहमद पनसोटा साहब, के इलेक्शंस एक साथ ही होंगे पूरे मुल्क में और वो अक्टूबर में होंगे। उसके बाद या उससे पहले हम कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए जी, ये जो प्रेमिस है जिस पर ये बात की जाती है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, ये मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। वो इसलिए क्योंकि ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है बात। लेट से आज से 2.5 साल पहले शाह साहब जो हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो उनको ये कहा जाता है कि नहीं, आप वेट करें कि पहले वफाक का जो टाइम है वो पूरा हो जाए। ये बिल्कुल 18वीं तरमीम की नफ़ी है, सूबाई ऑटोनॉमी की नफ़ी है। आपने पहले ही सूबों को बड़ा खींच के रखा हुआ था, अब ये 18वीं तरमीम के बाद आप उनके साथ ये काम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 224 का सहारा लिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल 224 का टेक्स्ट अभी खोल लें, कहाँ लिखा है सारे इकट्ठे होंगे? हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि 90 दिन में होंगे। तीसरी बात, जब यहाँ से निकल जाते हैं सारे हमारे जो वकला दूसरी साइड के, फिर कहते हैं जी आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं और वो तभी पॉसिबल है अगर सारे इकट्ठे होंगे। तो पाकिस्तान का भुट्टो साहब के इलेक्शन के अलावा तो आज तक कोई इलेक्शन हमने सुना ही नहीं फ्री एंड फेयर। इकट्ठे हुए थे सारे के सारे। ये फ्री एंड फेयर का इकट्ठे होने से मेरे ताल्लुक समझ से बालतर है। पॉइंट ये है कि आप पंजाब के फ्री एंड फेयर करवा लें इंश्योर, क्यों नहीं इंश्योर हो सकते कि जी दहशतगर्दी है, हालात ख़राब है। व्हाट इज़ द सर्टेनिटी कि अक्टूबर में ये सारे के सारे मामलात नहीं होंगे? देखें, दिस इज जस्ट वे। और अगर आपने इकट्ठे भी करवाने हैं, आज आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें। इसमें दो चीजें जो सुन रहे थे कि कल ही आपने देखा होगा जो जरदारी साहब का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि अक्टूबर के बाद नहीं हो सकते, ये बात नहीं की जा सकती, इस पे वो बड़ी छोटी सोच रखते हैं। और फिर ये भी साथ उन्होंने कह दिया कि अगर अलग अलग होते हैं सो ऑब्वियसली वहां पे केयर टेकर हुकूमतें अलग होंगी, कहीं पे मुंतखब हुकूमत होगी, तो कह रहे फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं होगा, फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होगा, मौका जो है वो तमाम जमातों को नहीं मिलेगा। और फिर तीसरी चीज जो आ जाती है वो ये कि बार बार इंडिया की जो मिसाल दी जाती है कि वहां पे भी तो अलग अलग होते हैं, तो कहते हैं कि जी जनाब वहां पे केयर टेकर सेटअप नहीं होता, यहाँ पे तो केयर टेकर सेटअप के बड़े मसाइल हैं। नहीं, मेरा सवाल करने का ये है कि जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? अगर आप देखें एक साल में जो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की गई है उसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम, दूसरी बात कि अपनी सजाएं जो हैं वो माफ़, तीसरी बात यह है कि जो दूसरी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उस पर 147 FIRs, उसके बाद गिरफ्तारियां, बंदे उठाना। अगर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तो अगले 2 साल नहीं खुश होंगे ये। अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपने डिटर्मिन करनी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक है कि जब टाइम आए इलेक्शन करवा दें। अगर ये प्रेसिडेंट सादिया सेट हो गया कि जी आपने ये अक्टूबर से नवंबर ये चले गए, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फोर्सेस डिक्टेटर से ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक्ट करेंगी। कोई कहेगा 8 साल लेट कर दे, कोई कहेगा 3 साल लेट कर दे। देखिए चले तो गए हम 90 डेज से बियॉन्ड, पर सवाल ये कि 90 डेज से कितने बियॉन्ड अब हमने जाना है। अब अगर उसका फैसला आज इस तरह हुआ अक्टूबर में, मुझे ये बताएं अक्टूबर का जो महीना है उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इस वक्त जो है वो नहीं है, और वो कैसे सारे सब ने तकरीर की हैं हालात ख़राब हैं। वो डिड एनीबडी गिव अ प्लान कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ तक ठीक हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आजकल बहुत लोगों को पसंद है तो वो कैसे उस वक्त तक हम जो है वो सारी ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि आइन के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं, और वो मैकेनिज्म्स इसलिए दिए गए हैं कि किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार जो है उससे वो सुप्रीम है, और वो ये है कि जी आज इलेक्शन हो जाना है। इस तरह तो देखें फिर कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएगा और इलेक्शन आगे फिर इकट्ठे, और आपको सर्टेनिटी भी नहीं है कि ये अक्टूबर में होंगे। चलिए ठीक है, ये कि भाई उस वक्त क्या हालात ठीक हो जाएंगे जिसको बुनियाद बना के अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। अब इसमें अहमद पनसोटा साहब दो चीज़ें कि बार बार ये जो आपको बताया जाता है कि देखें मुल्क जो है वो सबसे पहले है, मुल्क के हालात देखें, जो मईशत है उसको देखें, जो दहशतगर्दी का आपको बार बार आकर बताया जाता है।
अब ये एक तो सबाहत साहिबा ने और आपने भी पहले ये बात की थी कि जनाब ऑब्वियसली अक्टूबर में क्या हालात ठीक हो जाएंगे, वो अश्योरेंसेज हमारे पास हैं नहीं हैं इन इदारों के पास जो कि कोर्ट में जाके बताते हैं। बट जुडिशरी को भी कहते हैं कि देखें वो भी खुद को इस मुल्क से या मारूजी हालात से तो अलग नहीं करके देख सकते ना, रख सकते। सो वो जो फैसले कर रहे हैं वो आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसका जवाब दे दें, बट आपको हुकूमत से आवाज आएगी कि नहीं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं इसमें, जिसका वो हिस्सा है इस मुल्क का, उसको भी सामने रखें और फिर फैसले करें। जब आप ग्राउंड रियलिटीज को कंसिडर करके आइन के इनहराफ को जस्टिफाई करते हैं तो इन इफेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पावर दे रहे हैं कि वो अपनी जाती राय को रिप्लेस करें विद द विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मेरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक कोडिफाई करने का मकसद ये है कि किसी आदमी, किसी बेंच, किसी 8 मेंबर बेंच, 14 मेंबर बेंच, 15, उनका विजडम जो है उसके ऊपर प्रिवेल मत करे। जब आप उनको इजाज़त देते हैं इस तरह, तो फिर विजडम ज़ियाउल हक के पास भी आई एम श्योर कोई ना कोई होगा 90 डेज से उसको 10 साल पे ले जाने का। ये तो देखिए बड़ा सिंपल है। यानी अगर आप मुझे कहें कि मैं एक क्लास में 1 साल में नहीं पास हो सकता तो मुझे 2-1 साल दे दें, शायद मैं पास हो जाऊँ। वो तो विजडम तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई होगा कि मैं थोड़ा नालायक होऊंगा। सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लाइन्स हैं ये इसलिए दी गई हैं ताकि इनसे कोई बाहर मत निकल सके। हाँ, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में वॉर हो, कोई ऐसी बात हो, समझ आती है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिचुएशन तो मैंने पिछले 30 साल में इस तरह की ही देखी है, शायद कोई एक आध दफ़ा अच्छी हो या बुरी हो। हमेशा ये सुना है कि जी पाकिस्तान के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, ये और यही आज सुन रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि PDM गवर्नमेंट के पास इनका हल है 3 महीने के अंदर, और वो कहते हैं जी 3 महीने में आपको सारा कुछ ठीक कर देंगे। मौलाना साहब की आपने बात सुनी ली है, वो तो मार्च तक फिर रहे हैं। मेरा ख्याल वो स्प्रिंग सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि उसके अंदर जाके इलेक्शंस कराए जाएं। सो अदालती मार्शल लॉ का नाम उन्होंने दिया। आई स्ट्रांगली अपोज दैट जी, एंड एज लॉयर्स आई एक्सपेक्ट वाकई भी करेंगे। आई कैन नॉट अलाउ अ पॉलिटिशियन टू से कि जी अदालती मार्शल लॉ। बात ये है कि मार्शल लॉज जो मार्शल लॉ को सपोर्ट करते रहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये सारे उनका हिस्सा हैं। ये उन्हीं मार्शल लॉज के अंदर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। बंदयाल साहब मार्शल लॉ के अंदर नहीं बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर। सो ये कहना किसी को कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालती मार्शल लॉ लगा रही है, दिस इज वेरी वेरी आई थिंक वे बिलो द बेल्ट। मैं तो इसको एटलीस्ट एंडोर्स नहीं करूंगा। इनफैक्ट आई विल स्ट्रांगली अपोज दिस।